समझेंगे टॉपिक को। तो जैसा कि न्यूज आपको देखने को मिल रहा है, जेलेंस्की अर्ज अरब लीडर नॉट टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू रशियन एग्रेशन। और ये अरब लीग का जो समिट था सऊदी अरबिया में, उसमें एड्रेस कर रहे थे प्रेसिडेंट है ये यूक्रेन के, और इन्होंने अरब नेशन को कहा है कि अरब नेशन जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहे रशिया के खिलाफ। तो अरब लीग के समिट में बार बार इन्होंने बात कहा, एक बात इन्होंने सीधे ये कहा, नॉट टू टर्न अ ब्लाइंड आइज। नॉट टू टर्न अ ब्लाइंड आइज का मतलब क्या है, यानी कि जंग से अपने नजरों को ना फेरे, हालात को समझे। किसने कहा? जेलेंस्की ने कहा। और साथ साथ में यह भी कहा कि जो तेल का कारोबार है उसमें रूस और सऊदी अरबिया के बीच के जो मजबूत रिश्ते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दें। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, प्रश्न ये होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर अरब लीग में जा रहे हैं तो उसका भारत के क्या संबंध है, भारत के साथ क्या संबंध है, और इसको हमें समझना है। दोस्तों, हम यहां अरब लीग और भारत के साथ संबंधों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस पे बन सकते हैं। दोस्तों, 2015 में अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था? दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की ओर नहीं खुलता है? ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। आप इसका उत्तर दीजिए, तब तक मैं इस टॉपिक को और भी आपके साथ चर्चा करता हूं। यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा था। अगला प्रश्न 2015 में ही यूपीएससी ने एक और पूछा था, गोलन हाइट्स के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र कभी कभी किस घटनाओं के संदर्भ में जो है वो समाचारों में दिखता है? मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य अफ्रीका? ये दूसरा प्रश्न है। अपने पास से जो उत्तर है वो उत्तर आप देते रहिए। तीसरा प्रश्न 2008 में आपसे पूछा गया था, यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा था। प्रश्न है, योम किपुर युद्ध किन पक्षों या देशों के बीच लड़ा गया था? 2008 में है। ऑप्शन है तुर्की और ग्रीस, सर्ब और कोर्स, मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में इजराइल और अरब देश, ईरान और इराक। ये सारे प्रश्न हैं, इसके उत्तर आप कमेंट के माध्यम से जो है वो बताते रहिए। कॉपी पेन इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने साथ रखे रहिए, और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी रखिएगा। कमेंट, अगर जो क्लासेस रिकॉर्डिंग भी देखेंगे बाद में, वो भी जो है वो कमेंट्स इसका जरूर करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये अरब लीग समिट सऊदी अरब की राजधानी जेद्दाह में हो रही है और जेलेंस्की यहां जो है वो संबोधन कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो शुक्रवार को जो है वो सऊदी अरब पहुंचे थे और यहां उन्होंने अरब लीग को जो है वो संबोधित किया था। उन्होंने अरब लीग को जब संबोधित किया था तो उसमें कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है, इस जंग में जो है वो अरब लीग को भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। और इस समय आप देख रहे हैं कि जेलेंस्की हर देश का दौरा कर रहे हैं, एक उम्मीद के हिसाब से दौरा कर रहे हैं कि हर जगह से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने अरब लीग से कहा कि देखिए, यूक्रेन पर आप लोग ध्यान दीजिए, आप इस जंग के हालात में यूक्रेन से अपने नजरों को मत फेरिए, हमें जो है वो इग्नोर मत कीजिए। मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति होने के नाते जिस प्रकार से यूक्रेन के हालात को देख रहा हूं, मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि एक बात ईमानदारी से इस जंग की हालात को समझे। हम शांति चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे पास उतनी मिसाइलें नहीं हैं जितना कि रसिया के पास मिसाइलें हैं। हम उनके साथ लड़ नहीं पा रहे हैं, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। यही पूरी की पूरी बात जो है वो अरब लीग में कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और भी कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, यहीं से एक देश है जिसका नाम है ईरान। ईरान जो है वो रसिया के सपोर्ट में हमारे खिलाफ अपना ड्रोन भेज रहा है। हमारे पास इतने हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, हम डट कर अपने दुश्मन यानी कि रसिया को जो है वो जवाब दे रहे हैं। हम सच्चाई के साथ हैं, हम ईमानदार हैं। वहीं सऊदी अरब से और यूक्रेन के बीच में जिस प्रकार से द्विपक्षीय संबंध है, जिस प्रकार से बायलैटरल रिलेशन है, सऊदी अरब और यूक्रेन के बायलैटरल रिलेशंस को, द्विपक्षीय संबंध को और भी आगे बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा है और कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो हमारे लिए अहम है। हम चाहते हैं कि सऊदी अरब हमें सहयोग करे और ये जो रिश्ते हैं, इस रिश्ते को एक नए मुकाम पर जो है वो पहुंचाया जाए। ये पूरा का पूरा संबोधन जो है इन्होंने अपने जो बातें हैं इन्होंने अपने संबोधन में कहा। जद्दाह एयरपोर्ट पर जब ये पहुंचे तो मक्का के जो डिप्टी गवर्नर हैं प्रिंस बद्र बिन सुल्तान ने जेलेंस्की का जो है वो क्या किया, स्वागत किया।
आपके स्क्रीन पर ये फोटो है। अगली तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, तस्वीर है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की और साथ में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, इनके साथ जेलेंस्की की मुलाकात हुई और अगर हम बात करें तो जेलेंस्की की सऊदी अरब की ये पहली यात्रा है। उन्होंने सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम आपको देखने को मिल रहा है मोहम्मद बिन सलमान, इनके साथ मुलाकात की और साथ में इन्होंने दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं उन संबंधों को और प्रगाढ़ करने की और मजबूत करने की बात की। साथ में इन्होंने कहा कि देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में यानी कि जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है और इसके अलावा क्रीमिया का जो क्षेत्र है, जिस क्रीमिया में जो 180 राजनीतिक बंदी बंद हैं, उसके साथ भी जो है इन्होंने जो है वो क्राउन प्रिंस के साथ जो है वो चर्चा की, उनके साथ बात की। अब ये अरब लीग है क्या, इसके बारे में हमें बात करना है और हम बात करेंगे कि भारत के लिए कैसे जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जो कि विश्व का नक्शा है और इस विश्व के नक्शे को अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां 3 रंग जो हैं वो दिखाए गए हैं। पहला रंग जो कि हरा रंग नजर आ रहा है, दूसरा जो कि आपको लाल नजर आ रहा है और तीसरा जो कि आपको नीला रंग नजर आ रहा है। इस रंग के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि जो भी देश रूस के समर्थन करने वाले हैं उनको लाल रंग के माध्यम से बताया गया है। तो रूस के समर्थन करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो बेलारूस, क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला, किर्गिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये जो हैं वो रसिया को जो है वो समर्थन कर रहे हैं इस युद्ध में। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रेन के समर्थक देश कौन कौन से हैं? तो यूक्रेन का समर्थक हरे रंग से जो भी आपको देश नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे देश जो हैं वो यूक्रेन के समर्थन में हैं और आप मैप को देख रहे होंगे तो बहुत अधिक संख्या में जो देश हैं वो यूक्रेन के समर्थन में आए हुए हैं। कौन कौन से देश हैं? तो कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, कजाकिस्तान, ये देश हैं जो कि यूक्रेन के समर्थन में हैं। लेकिन एक और भी रंग आपको नजर आ रहा होगा जो कि रंग नीला नजर आ रहा है और इस नीले रंग में आपको इंडिया, चाइना भी देखने को मिल रहा है। अब इंडिया चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना के अलावा और कौन सा देश है जो कि तटस्थ की भूमिका में है? तो भारत, सीरिया, सऊदी अरब, यूएई, आर्मेनिया और चाइना जो है वो क्या कौन से देश हैं जो कि यूक्रेन के साथ भी इनकी बातें हो रही हैं और ये वो देश हैं जिनकी अगर हम बात करें तो रशिया के साथ भी बात हो रही है। अरब लीग के बारे में अगर हम बात करें तो और भी हम देखें आपके स्क्रीन पर जो चीजें देखने को मिल रही है तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अरब लीग है क्या। तो आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको अफ्रीका और पश्चिम एशिया का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। 22 देशों का संगठन है अरब लीग। कितने देशों का? 22 देशों का संगठन है अरब लीग। और 22 देशों का जो संगठन है, इस संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो लीग आपको देखने को मिल रहा है ये लीग ऑफ अरब स्टेट्स, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में या एक और भी नाम दिया जाता है वो है LAS। यानी कि अरब लीग के अलावा एक दूसरा नाम है, क्या है? LAS, यानी कि लीग ऑफ अरब स्टेट्स। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के जो देश हैं वो आप इसमें देख रहे हैं शामिल हैं, जिसमें कि आपको ये एशिया का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये आपके उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र नजर आ रहा है, आप अपने स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं। और ये एक अंतर सरकारी जो है वो समग्र अरब संगठन है, यानी कि पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 में अगर हम बात करें तो काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है वहां इसका गठन हुआ। ठीक है ना? तो काहिरा में अगर हम बात करें तो ये काहिरा में इसका गठन हुआ। अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल, तो आप अपने मैप पे बड़े ध्यान से देखिएगा तो यहां आपको अलेक्जेंड्रिया नजर आ रहा है। ठीक है ना? कब? 1944 में, 44 में अगर हम बात करें तो अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल किया गया था। और 22 मार्च 1945 की अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1945 से जो है वो अरब लीग हमें क्या देखने को मिलता है, इसका गठन किया गया। तो वर्तमान सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा कि इस समय अरब लीग में जो है वो 22 कंट्रीज जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके सदस्य देश देखने को मिलेंगे। तो 22 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए तो आपको अल्जीरिया नजर आ रहा है, आपको बहरीन नजर आ रहा है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोमोरस है, जिबूती है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, लीबिया है ना?
मोरक्को नजर आ रहा है, ओमान है, फिलिस्तीन है, कतर है, सऊदी अरब है, ठीक है, सूडान है, सीरिया है, ट्यूनीशिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, यमन है। ये 22 देश जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि इसके सदस्य हैं। अब इस 22 देशों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीजों पे हमें बात करनी है, कुछ और भी चीजों को हमें देखने हैं। अब ओपेक में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं, ये एक लिस्ट है, इसको भी हम देख लें। तो 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिस संगठन को ओपेक का संगठन कहते हैं। और इस संगठन के बारे में बात करें तो 1960 के बाद साल दर साल ओपेक से जुड़ने वाले कौन कौन से देश हैं उसकी भी एक लिस्ट जो है वो आपके सामने देखने को मिल रही है। ओपेक में 1961 में कतर जुड़ा था, 1962 में इंडोनेशिया जुड़ा था, 1962 में ही लीबिया जुड़ा था, 1967 में यूएई, 1969 में अल्जीरिया, 71 में नाइजीरिया, 73 में इक्वाडोर, 75 में गैबोन, 2007 में अंगोला इसमें जुड़ा हुआ था। इसके बाद की स्थिति को अगर हम देखें यहाँ तो इसके बाद की स्थिति क्या है, तो ये सारे देश जो हैं जो कि ओपेक कंट्रीज जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब फिर से हम आते हैं कहां, अपने टॉपिक पर, क्योंकि जेलेंस्की कहां पहुंचे हैं, जेलेंस्की पहुंचे अरब लीग के मीटिंग में। और रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध की शुरुआत हुई है, यानी कि पहला जो हमला रशिया की तरफ से यूक्रेन पे किया गया है, वो डेट आप सभी को याद होगा, वो डेट है 24 फरवरी 2022। ये डेट विश्व के इतिहास में बहुत है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत हुई थी रसिया और यूक्रेन के जंग के बाद। और जंग के बाद अगर हम बात करें तो जेलेंस्की जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन समेत जितने भी यूरोपीय देश हैं उन सभी का दौरा कर रहे हैं। और इन देशों ने, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो, ब्रिटेन हो या अन्य जो भी देश है, वो देश जो है वो रसिया का खुलकर जो है वो विरोध कर रहा है। अब जेलेंस्की क्या कर रहे हैं, जेलेंस्की उन देशों का समर्थन मांग रहे हैं जो जंग में न्यूट्रल की भूमिका है। कल G7 की मीटिंग थी दोस्तों, और G7 की मीटिंग में आपने कई सारे ऐसे दृश्य देखे होंगे जो दृश्य आपको कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस करा रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको शंका के रूप में भी देखने को मजबूर कर रहे होंगे। आपने G7 की मीटिंग में कल देखा होगा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो खुद चलकर मोदी जी के पास आ रहे हैं और मोदी जी को गले लगा रहे हैं। आपने कल के तस्वीर में यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से ऋषि सुनक जो है वो मोदी जी को गले लगा रहे हैं। आपके तस्वीर में कल ने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से जेलेंस्की जो है वो मोदी जी से समर्थन मांग रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन भी चाह रहा है कि रशिया के खिलाफ भारत के तरफ से कोई बात निकले, कोई वक्तव्य निकले, मोदी जी जो है वो रशिया के खिलाफ कुछ बोले। लेकिन आप जानते हैं कि भारत न्यूट्रल है और भारत कहीं भी रशिया के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोलने वाला है। इसका फायदा कौन उठाना चाह रहा है? इसका फायदा उठाना यूएसए चाह रहा है। तो कल बाइडेन जो है जिस प्रकार से मिले, जिस प्रकार से मिल रहे थे मोदी जी से, जिस प्रकार से गले लगा रहे थे, वो उनकी कूटनीति का एक हिस्सा था। अब रशिया के खिलाफ जिस प्रकार से जेलेंस्की उन सारे देशों के पास जा रहे हैं जहां खुलकर समर्थन मांग रहे हैं जो जंग में न्यूट्रल है, और अरब लीग की बात करें तो अरब लीग में टोटल 22 देश हैं और इनमें सिर्फ अगर हम बात करें तो सीरिया जो है वो रशिया के समर्थन में है, बाकी सारे के सारे देश जो हैं वो न्यूट्रल की स्थिति में है। ठीक है, तो न्यूट्रल की स्थिति में जो भी हैं, चाहे वो इस अरब लीग में सीरिया के अलावा जो भी 22 देश बचे हुए हैं, उनसे जेलेंस्की क्या चाह रहे हैं? उनसे जेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि वो खुलकर सामने आए। तो सऊदी और रूस के जो मजबूत रिश्ते हैं, उस रिश्तों में जो है वो यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन यही चाहता है कि सऊदी का समर्थन जो है वो रूस के खिलाफ होकर यूक्रेन के पास हो जाए। यानी कि जंग के बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सहित कई सारे देश जो है वो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब भी जो है वो भी रशिया पर जो है वो प्रतिबंध लगाए। और इसी सोच के साथ अगर हम बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो अरब लीग के जो है वो कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। लेकिन सऊदी अरब ने इस साल की शुरुआत में ही अगर हम बात करें तो इस साल की शुरुआत में यूक्रेन को $400 मिलियन का जो है वो मदद करने की बात की थी। और साथ में उन्होंने रसिया से जंग खत्म करने वाले यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन था उसका भी सऊदी अरब के द्वारा जो है वो समर्थन किया गया था। लेकिन उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो रशिया के साथ अपना तेल का कारोबार कर रहा है, उस कारोबार को नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो इसका यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपके बीच में जो तेल का कारोबार है, उस तेल का कारोबार जो है वो बंद कीजिए। क्योंकि क्रूड ऑयल उत्पादक जो भी देश है, उन देशों का संगठन जो है उसे ओपेक के नाम से जाना जाता है। और ओपेक के बारे में मैंने आपके स्क्रीन पर ये बातें की कि ओपेक में शामिल होने वाले कौन कौन से देश हैं। तो बार बार यही बातें की जा रही है कि
ओपेक कंट्री जो हैं उनके तेल उत्पादन की कटौती करने का जो फैसला आया है, उस फैसले का जो सहयोग है वो या उसका समर्थन जो है वो रूस और सऊदी अरब ने जो है वो किया है। हालांकि इसको लेकर अमेरिका जो है वो सऊदी अरब पर रूस का साथ देने का कई बार आरोप भी लगा चुका है। कई बार अमेरिका कह चुका है कि सऊदी अरब इंटरनल जो है वो रसिया के बहुत ज्यादा सहयोग में है। अमेरिका के कई अधिकारी बार बार सऊदी अरब के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो ऑयल प्रोडक्शन का कटौती कर कर कहीं ना कहीं रसिया को समर्थन कर रहा है, क्योंकि अगर सऊदी अरब ऑयल प्रोडक्शन का कटौती करेगा तो कहीं ना कहीं बाजार में रशिया के तेल की मांग बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोग कहाँ आए, हमने आए यहाँ अरब लीग के बारे में हमने बात की और अरब लीग के सदस्यों के बारे में बात की। लेकिन अब फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और भी आगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए ये अरब लीग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, भारत के लिए अगर हम बात करें, चाहे वो मध्य एशिया के देश हों या आपके उत्तरी अफ्रीका के देश हों, आप समझ सकते हैं हम इसको दो पार्ट में हम तोड़ते हैं। सबसे पहले मध्य पूर्व के जो देश हैं उनके बारे में बात करते हैं। मध्य पूर्व का देश जैसे कि ईरान जैसे देशों के साथ अगर भारत के संबंधों की बात करें तो भारत के संबंध ईरान जैसे देशों के साथ सदियों पुराने हैं। ईरान एक छोटा सा देश है, लेकिन गैस समृद्ध देशों के अगर बारे में बात करें तो काफी ज्यादा इसके साथ जो है वो भारत के संबंध जो है काफी प्रगाढ़ हैं। इसके अलावा कतर की बात करें तो कतर इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा एक सहयोगी के रूप में काम करता है। खाड़ी के जितने भी देश हैं, जो भी आपके गल्फ कंट्री हैं, उन गल्फ कंट्री के साथ भारत के संबंध जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब इन संबंधों को अगर हम बात करें तो दो कारणों से देखा जा सकता है। पहला कारण तेल और गैस के व्यापार के साथ, और दूसरा कारण जो है खाड़ी देशों में हम देखते हैं कि भारत से बहुत ज्यादा मजदूर जो हैं वो काम के लिए जाते हैं। यानी कि भारत से बहुत सारे भारतीय जो काम की तलाश में जो है वो वहां भेजे जाते हैं। वहां से क्या आता है, रेमिटेंस आता है, प्रेषण आता है कहां, भारत में। तो इसलिए भी भारत के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्षेत्र बना ये आपका उत्तर अफ्रीका का क्षेत्र। अब ये उत्तर अफ्रीका के क्षेत्रों के बारे में बात करें, जहां आपको कंट्रीज नजर आ रही होगी, अल्जीरिया नजर आ रही होगी, मोरक्को नजर आ रही होगी। इन देशों के बारे में बात करें तो ये देश जो उत्तर अफ्रीका के हैं वो भारत के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अफ्रीका के अंदर एंट्री करने के लिए या अफ्रीका के अन्य देशों के अंदर एंट्री करने के लिए ये भारत के बहुत ही ज्यादा सहयोगी हैं। या साधारण भाषा में हम बात करें तो एक प्रकार से ये देश जो है, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, वो प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। ठीक है ना। अब भारत जो है, इनको अगर हम बात करें, जो ये अफ्रीकी राष्ट्र है, इसको भारत जो है वो फ्रैंकोफोन अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकोफोन अफ्रीका का मतलब होता है, ये फ्रेंच भाषा है और फ्रेंच भाषा में फ्रैंकोफोन अफ्रीका का मतलब होता है अफ्रीकी राष्ट्र। तो कुल मिलाकर यहां अगर हम बात करें तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम करना चाहता है, इन्हें उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दो प्रकार की ऊर्जा, एक है आपका सोलर और दूसरा अगर हम बात करें तो विंड। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये इसके साथ, इन देशों के साथ मिलकर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहता है। इसके अलावा भारत जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे कि मैंने सोलर एनर्जी के बारे में बात की, तो सोलर एनर्जी में आप जान रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम भारत में देखने को मिलेगा। तो भारत की जो महत्वाकांक्षी योजना है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्षेत्र में, यहां उत्तर अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर अपने लक्ष्य को जो है वो पूरा करने में भारत के लिए एक अवसर के रूप में ये सारे देश जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और भी आपको मैप पे ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा दोस्तों, ये अरब सागर का क्षेत्र नजर आ रहा है आपके मैप पे, है ना। ये क्षेत्र आपको अरब सागर का क्षेत्र नजर आ रहा है। और यहां से आप देखेंगे तो लाल सागर का क्षेत्र और उसके बाद स्वेज नहर को पार करते हुए भारत भूमध्य सागर के देशों के साथ, यूरोप के साथ या टर्की के साथ या अन्य जो भी देश आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके साथ अपना व्यापार करता है। तो उत्तरी अफ्रीका में जो ये स्वेज नहर के माध्यम से जो भी वैश्विक व्यापार करता है, उस वैश्विक व्यापार में अगर हम बात करें तो भारत के लिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक समुद्री मार्ग है जिसके तहत भारत इन देशों से, जो कि भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जो कि लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इनके साथ व्यापार कर सकता है। 2022 के जो आंकड़े आए थे, 2022 के आंकड़े के आधार पर यह कहा गया कि भारत के जो व्यापारिक जहाज हैं इन स्वेज नहर के क्षेत्रों में 22,000 बार जो है इन्होंने यहां से यात्रा की है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो भारत के लिए अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा।
अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न पर, जो कि हमने टॉपिक स्टार्ट करने के समय रखा था। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की ओर नहीं खुलता है? तो दोस्तों जॉर्डन जो है वो आपका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न जो हमने चर्चा किया था, गोलन हाइट्स के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र कभी कभी घटनाओं के संदर्भ में समाचारों में दिखाई देता है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो मध्य पूर्व का क्षेत्र है। 2015 वाले ये प्रश्न है। इसके अलावा 2008 में एक प्रश्न पूछा गया था, योम किपुर युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में इजराइल और यूरोप देशों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो 3 प्रश्न जो हैं, जो कि इस टॉपिक से संदर्भ में जो है वो संबंधित हैं, जिस पर हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वाला टॉपिक जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताइए दोस्त। और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, मैप भी मैंने आपके सामने रख दिए। ये टॉपिक अगर मैं बात करूं तो IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टॉपिक है, और GS पेपर 2 का टॉपिक है। इसके अलावा जो वनडे एग्जाम है, जैसे कि कल CHSL का जो है मार्कशीट आया, और उस मार्कशीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 100 में जिन बच्चों ने 79 क्वेश्चन सही किए हैं जनरल कैटेगरी में, वो कट ऑफ क्लियर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे SSC के तहत होने वाला एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा हो, वहां आप देखेंगे तो जीके, GS, मैपिंग, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इन सब का किस प्रकार से इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। आपको जो है बहुत डिटेल में इन सारे टॉपिक को समझना होगा, नहीं तो परीक्षा आप लोगों के लिए जो है वो हार्ड हो सकती है। तो ये सारी चीजों का आपने देखा, बहुत ध्यान से देखा, जिस पर हमने बात की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले ये ऑफर है, इसका आप लाभ उठाइए। और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों। 2022 के बाद 2023 में चेहरा आपका हो, नाम आपका हो, सन बदल जाए और ख्याति आपकी फैले, इस इच्छा के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक के ऊपर बात